अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन ये मटेरियल दो तरीके के होते हैं। एक वो जो आपको आपके गोल तक लेकर जाता है और दूसरा वो जो आपको वहीं पर गोल 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 घुमाता रहता है। तो डिपेंड आप पर करता है कि आपको कौन सा मटेरियल चूज करना है। एमएम एकेडमी ऐप ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट के जो वीडियोस है वो देखने को मिलेंगे। जहां पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस आपके लिए लाए जा रहे हैं, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स ऑलरेडी कंप्लीटली अवेलेबल है। उसी के साथ साथ पॉलिटी का कोर्स चल रहा है, एथिक्स का कोर्स चल रहा है, करंट अफेयर का कोर्स चल रहा है और आने वाले दिनों में और भी सारे कोर्सेज जो है जैसे कि ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए आने वाले हैं और ये कोर्सेज हाईएस्ट क्वालिटी के रहेंगे जो आपको आपकी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आप एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और जो डेमो लेक्चर्स है उन्हें एक बार देखिए। उसी के साथ साथ आपको प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए जो पीडीएफ है वो भी अवेलेबल रहेगी, जहां से आप रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि रिवीजन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और एमएम एकेडमी ऐप ये पहला प्लेटफॉर्म है जहां पर स्टूडेंट्स के साथ इंडिविजुअली मैं लाइव इंटरेक्ट करता हूं, जहां पर उनके जितने भी डाउट्स होंगे, भले वो एकेडमिक हो या पर्सनल हो, वो सब मैं सॉल्व करता हूं। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो आज के इस वीडियो में हम 29 जून का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सप्लेन सेक्शन में कि यहाँ पर जो अमीर है वो और क्यों अमीर होता जा रहा है। तो ये जो अमीर लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, तो ये और क्यों अमीर हो रहे हैं, इसके बारे में आर्टिकल बात कर रहा है। दूसरा ये वाला जो आर्टिकल है, इंडिया जो है वो कम ऑयल क्यों प्रोड्यूस कर रहा है, इसके बारे में आर्टिकल बात कर रहा है। उसी के साथ साथ एप्पल, गूगल कोविड फीचर जो है वो क्या करने वाले हैं और वो इंडिया में काम क्यों नहीं करते, ये यहाँ पर इस आर्टिकल के थ्रू बताया गया है। उसी के साथ साथ हमारे पास ये वाला भी आर्टिकल है और ये वाला भी जो करतारपुर ब्रिज है उसके बारे में बात की गई है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर और भी ज़्यादा बात की गई है जो एमएसएमईज़ हैं उनके लिए, जो एमएसएमई को कोलेटरल फ्री लोन दिया जाता है, उसके बारे में इस आर्टिकल में बात की गई है। तर एसटीआय, पीएसओ आणि एएसओ साठी नवीन बॅच सुरू होणार आहे अनअकॅडमीवर, विजय पथ या नावाची। तर कॉम्प्रिहेन्सिव्ह फंडामेंटल बॅच इथे तुम्हाला बघायला मिळणार आहे, जिथे सगळे जे सब्जेक्ट्स आहे, जसं पॉलिटी असो, इकॉनॉमिक्स असो, सी सॅट असो, हिस्ट्री असो, जनरल सायन्स, एन्व्हायरमेंट असो, कुठलेही सब्जेक्ट्स असो, तुमचे पूर्ण कवर होऊन जाणार आणि तुम्हाला जे राज्यसेवा एक्झाम होणार आहे त्यासाठी खूप जास्त हेल्प मिळणार आहे। माझीसुद्धा एक नवीन बॅच सुरू होणार आहे आणि त्या बॅचमध्ये सुद्धा तुम्ही एनरोल करू शकता। तर जर तुम्हाला विजय पथ या बॅचमध्ये एनरोल करायचं आहे, ज्यामध्ये तुम्हाला खूप फायदा मिळेल आणि त्याचबरोबर माझे जे लेक्चर्स आहे, माझे जे लेक्चर्स ऑलरेडी सुरू आहे अनअकॅडमीवर, ते सुद्धा तुम्ही एन्जॉय करू शकता। मी करंट अफेअर्सवर खूप सारे कोर्सेस आणलेले आहे आणि पुढे सुद्धा खूप सारे कोर्सेस जे आहे ते येणार आहे। तर जे तुम्हाला कोर्सेस एन्जॉय करायचे असेल तर तुम्हाला लवकरात लवकर सबस्क्रिप्शन घ्या अनअकॅडमीचं, जिथे तुम्हाला जे EMI ऑप्शन आहे ते सुद्धा अवेलेबल असणार आहे। तर EMI ऑप्शन सोबत तुम्ही इथे करू शकता आणि तुम्हाला कोड कुठला वापरायचा आहे, MMBEAN हा कोड वापरून तुम्ही जे सबस्क्रिप्शन आहे ते घेऊ शकता 10% डिस्काउंटवर। तर EMIचा सुद्धा नो कॉस्ट EMI ऑप्शन अवेलेबल आहे आणि बरेचसे जे ऑप्शन्स आहे तुम्हाला वेगवेगळे तिथे बघायला मिळेल। तर लवकरात लवकर सबस्क्रिप्शन घ्या अनअकॅडमीचं आणि विजय पथ आहे ती बॅचमध्ये एनरोल करा। तो यहाँ पर पहला आर्टिकल आ रहा है, जो रिच है, जो अमीर है, वो और क्यों अमीर होते जा रहे हैं। अब यूएसए में अगर देखा जाए तो बिलियनियर्स वो यहाँ पर और ज़्यादा अमीर हो गए हैं। मतलब यहाँ पर आप देखोगे तो पहले के मुकाबले अभी आप देखो तो पूरी जो सिचुएशन है, इकोनॉमिक सिचुएशन वो ख़राब चल रही है। मतलब जो इकोनॉमी है वो ऊपर जानी चाहिए, लेकिन वो इकोनॉमी जो है काफ़ी ज़्यादा नीचे जा रही है। अब इकोनॉमी नीचे जाने का मतलब क्या है, बट ऑब्वियस है कि एक घर है, एक घर में सभी लोग, मतलब 5 लोग रह रहे हैं और सभी लोग जो है वो 1-1 हज़ार रुपये कमाते हैं। तो मतलब टोटल घर की कीमत कितनी हो गई, जो इनकम है वो कितनी हो गई, वो हो गई 5,000 रुपये, है ना। ये हो गई ओवरऑल घर की कीमत। अब यहाँ पर अगर लोग 1,000 के बजाय 2,000 जो है वो कमाना शुरू कर दे, तो फिर यहाँ पर 10,000 हो जाएगी। मतलब घर की इनकम जो है, ओवरऑल घर की इनकम बढ़ जाएगी। लेकिन अगर ये 1,000 के बजाय 500 रुपये कमाना शुरू कर दे, तो ओवरऑल घर की कीमत जो है वो कम हो जाएगी।
और यही चीज़ जो है वो लागू होती है पूरे कंट्री पर। मतलब कंट्री जो है उसकी इनकम कैसे बढ़ती है, जब सभी लोग अच्छा इनकम करना शुरू कर दें, जब सभी लोग अच्छी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो करना शुरू कर दें। अब जब लोगों की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो ओवरऑल कंट्री की ग्रोथ होगी, लेकिन अगर ओवरऑल ग्रोथ नहीं हो रही है तो कंट्री की ग्रोथ नहीं हो रही है। तो ऐसे सिनारियो में जब कंट्री की ग्रोथ नहीं हो रही, इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों की ग्रोथ नहीं हो रही होगी। मगर यहाँ पर उल्टा हो रहा है, मतलब जो ओवरऑल कंट्री की ग्रोथ है वो तो नीचे जा रही है, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बढ़ता जा रहा है ना। लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ रिच लोग हैं जो और ज़्यादा अमीर जो है वो हो रहे हैं। द ट्यून इनटू $565 बिलियन सिंस मार्च 18। ठीक है, ये जो रिपोर्ट है पब्लिश की गई है उसके अनुसार टोटल वेल्थ जो है बिलियनियर्स का ये $3 ट्रिलियन हमें देखने को मिल रहा है, जो कि 90% अप हुआ है। उसी के साथ अमेजोन के जो चीफ है जेफ बेजोस अलोन, उसकी जो वर्थ है वो है $36.2 बिलियन की। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे तो ड्यूरिंग अ फेज व्हेन नियरली 43 मिलियन अमेरिकन जो है उन्होंने इनिशियल अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स फाइल किया है। मतलब यहाँ पर इतने सारे लोग अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो उन्होंने घोषित किया है कि वह अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। तो उस दौरान इतनी ग्रोथ जो है वो कैसे हो सकती है। मतलब इतने अमेरिकन्स, इतने ज़्यादा 43 मिलियन अमेरिकन्स जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट फाइल कर रहे हैं, और इसका मतलब ये है कि उनको पैसे जो है वो नहीं मिल पा रहे हैं, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही है। लेकिन फिर भी यहाँ पर ये लोग जो है इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है। अब देखिए जो बिलियनियर्स है क्लियरली बेनिफिट तो हुए हैं। अब देखिए जिन्होंने यहाँ पर स्टॉक में इन्वेस्ट किया था उनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ है, क्योंकि हमें वी शेप्ड रिकवरी जो है स्टॉक मार्केट की देखने को मिली है। वी शेप्ड रिकवरी कैसे होती है, अगर आपको याद होगा हमने जो पिछले लेक्चर्स देखे हैं, पिछले जो एनालिसिस देखे हैं, उसमें मैंने आपको अलग अलग जो ग्राफ होते हैं वो बताए थे, जो रिकवरी होती है वो बताए थे। जैसे कि यू शेप्ड रिकवरी हमने देखा था, जेड शेप रिकवरी हमने देखा था, है ना। और उसमें हमने वी शेप्ड रिकवरी जो है वो भी देखी थी, डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी जो है वो भी हमने देखी थी। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखोगे तो वी शेप्ड रिकवरी हमें स्टॉक मार्केट की देखने को मिली है। वी शेप्ड रिकवरी मतलब क्या है कि यहाँ नीचे गया स्टॉक मार्केट जो है, लेकिन उतनी ही तेज़ी से बाउंस बैक किया वो स्टॉक मार्केट ने। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि वी शेप्ड रिकवरी, तो इस दौरान जो लोगों ने इन्वेस्ट किया था उन्हें तो बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इन्वेस्टमेंट रेगुलर फंड जो यहाँ पर ट्रैक किए गए थे, इसकी वजह से क्या हुआ कि काफ़ी लोग जो है उनको बेनिफिट हो गया। अब यहाँ पर ट्रेंड जो है अराउंड दी वर्ल्ड वो किस तरीके का देखने को मिलता है, तो इन दी 3 मंथ्स यहाँ पर पेंडेमिक स्प्रेड जो है अक्रॉस दी कंट्री शुरू हुआ है। तो इसमें जो कोरोना वायरस लेड ब्लोथ जो है ग्लोबल स्टॉक मार्केट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नेगेटिवली इनिशियल तौर पर ग्लोबल बिलियनियर जो है वो नेगेटिवली यहाँ पर असर कर रहा था, इम्पैक्ट कर रहा था। अब रिकॉर्ड 1062 बिलियनियर जो है वेल्थ डिक्लाइन उनकी हमें देखने को मिली थी, इंक्लूडिंग जो हमारे इंडिया के बिलियनियर हैं अंबानी, उनकी भी जो वेल्थ है वो डिक्लाइन हमें देखने को मिली थी। और उसी के साथ साथ 267 जो है वो यहाँ पर बिलियनियर लिस्ट से भी ड्रॉप हो गए थे। टोटल कंबाइंड नेटवर्क अगर देखा जाए बिलियनियर्स का 2020 में तो $8 ट्रिलियन का देखने को मिला है, फॉलिंग फ्रॉम 8.7 ट्रिलियन इन 2019। तो मतलब क्या हुआ था, इनिशियल फेज अगर देखा जाए वहाँ पर हमें डिक्लाइन इनकी देखने को मिली थी, जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ख़राब इनके लिए चल रही थी, काफ़ी सारे लोग जो है बिलियनियर लिस्ट से भी बाहर हो चुके थे। अब यहाँ पर इंडियन बिलियनियर की अगर हम बात करते हैं तो जो अंबानी है ये यहाँ पर एशिया के रिचेस्ट, और उसी के साथ साथ अगर हम ओवरऑल देखें पूरे वर्ल्ड में तो 8th रैंक इनका हमको देखने को मिलता है। अब आप देखोगे कुछ साल पहले तक ये 13th नंबर पर थे। मतलब इनकी लगातार ग्रोथ जो है वो देखने को मिल रही है, और लगातार ये जो सीढ़ी है उसमें आगे ही बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे फंड रेजिंग जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है उन्होंने क्या किया है कि यहाँ पर 8th रिचेस्ट मैन जो है पूरी दुनिया के वो हमें देखने को मिलते हैं। और उसी के साथ साथ इन्होंने क्या किया है, डेब्ट फ्री रिलायंस जो है उसे डेब्ट फ्री बनाने की जो मुहिम है वो यहाँ पर चलाई थी, और उन्होंने उनका जो टारगेट था उससे पहले ही यहाँ पर जो कंपनी उसे डेब्ट फ्री बना लिया है। नेट डेब्ट फ्री मतलब क्या है, डेब्ट मतलब क्या होता है कि आप कर्ज में हो,
है ना, आपको कर्जा जो है वो चुकाना है। अब इन्होंने ये जो कर्जा है ये पूरा ख़त्म कर दिया है। कैसे ख़त्म किया है? क्या इतनी बड़ी उनकी प्रॉफिट बढ़ गई? जी नहीं, उन्होंने क्या किया है कि दूसरी तरफ से जो पैसा है वो उठाया है, मतलब इन्वेस्टमेंट जो है वो लिया है। तो इसमें आप देखोगे तो फेसबुक जो है उनकी तरफ से भी इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है, काफ़ी अलग अलग सोर्सेज से इन्वेस्टमेंट लाई है उन्होंने। अब जब इन्वेस्टमेंट आती है तो ये शेयर्स लेते हैं, इनको आपको पैसा उधार नहीं ले रहे उनसे आप। तो यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली उनको शेयर्स मिलते हैं, तो उनको प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है। अब यहाँ पर ये जो प्रॉफिट का हिस्सा है वो तो मिल रहा है, तो इसीलिए जो भी कर्जा था वो यहाँ पर अंबानी का ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। ऑलरेडी एशिया के रिचेस्ट मैन है और वो और ऊपर की पोजीशन पर यहाँ पर जा रहे हैं। उन्होंने अलग अलग जगहों से फंड जो है वो रेस किया है, जिसमें फेसबुक, सिल्वर लेक, विस्टा इक्विटी पार्टनर्स, ये सब इसमें इंक्लूडेड है। तो ये भी एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण रखती है। आप सोचिए कि कंट्री की, टोटल कंट्री की जीडीपी और जितने भी बिलियनियर्स है उनका जितना पैसा है, तो ये अपने आप में एक कंट्री है। चलिए, तो यहाँ पर इम्प्लीकेशन जो है इस ट्रेंड के वो क्या हो सकते हैं? तो राइजिंग, यहाँ पर जो डिवाइड हो रहा है बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट, ये ऑलरेडी यहाँ पर लिस्ट किया जा रहा है। अब आप देखोगे यहाँ पर इंडिया में जो क्राइसिस आए थे, तो जो रिच लिस्ट थी लार्जली यहाँ पर आप देखोगे डाउन टर्न में देखने को मिल रही थी। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ है कि ये जो लिस्ट है ये ऊपर जा रही है, इकोनॉमी जो है वो अब ऊपर जा रही है, लेकिन जो कंट्रीज़ की इकोनॉमी है वो भली क्राइसिस में जा रही है ना। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है कि इंडिया जो है वो कम ऑयल क्यों प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि क्यों कम ऑयल यहाँ पर प्रोड्यूस किया जा रहा है इंडिया की तरफ से, ये हमारे नॉर्मल पर्सपेक्टिव से भी जानना ज़रूरी है और एग्ज़ाम में भी इस पर आपको क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। इंडिया का क्रूड ऑयल प्रोडक्शन देखा जाए तो 7.1% से गिरा है मई 2020 में, कंपेयर टू अगर मई 2019 देखते हैं। देखिए, जब भी हम ये देखते हैं कि ये नीचे गिरा है या फिर ऊपर उठा है, तो ये हमेशा कंपैरेटिव होता है। मतलब आपके जो रैंक है, आपकी जो मार्क्स है, वो कम हुए हैं या ज़्यादा हुए हैं, ये कैसे पता चलता है? आप जब कंपेयर करते हो। आपने एक टेस्ट सीरीज सॉल्व की, उसमें आपको मिले थे 67 मार्क्स, फिर अपनी दूसरी टेस्ट सीरीज सॉल्व की, उसमें आपको मिले 100 मार्क्स। तो मतलब क्या है, आपके यहाँ पर अचीवमेंट, यहाँ पर आपका ऊपर आप गए हो, है ना। लेकिन वही आपको 67 मार्क्स मिले थे, फिर 30 मार्क्स मिले, मतलब आप नीचे आए हो। तो यहाँ पर हमेशा कंपेरेटिव होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे इंडिया के भी जो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन है ये नीचे गिरा है 7.1% से पिछले साल के मुकाबले। एनुअल क्रूड ऑयल प्रोडक्शन जो है वो यहाँ पर फॉलन एट द कंपाउंडेड एनुअल रेट ऑफ 2.1%। ठीक है, इतना हमें यहाँ पर फॉल होता हुआ देखने को मिला है। अब सवाल ये आता है कि ये तो ठीक है, यहाँ पर जो ऑयल है वो प्रोडक्शन उसका नीचे गिरा है, फॉल हुआ है, लेकिन प्रोडक्शन जो है वो फॉल क्यों हुआ है? तो एक्सपर्ट जो है ऐसा बोलते हैं कि मोस्ट ऑफ द इंडियाज क्रूड ऑयल प्रोडक्शन वो यहाँ पर एजिंग वेल से आ रहा है, जो कि अब लेस प्रोडक्टिव हो गई है ओवर द टाइम। मतलब यहाँ पर बेसिकली क्या है, वो उसी तरीके से है कि जिस ठिकाने से यहाँ पर जो क्रूड ऑयल है वो यहाँ पर प्रोड्यूस किया जा रहा था, अब वो प्रोडक्टिव नहीं हो रहा है, अब वो लेस प्रोडक्टिव होता जा रहा है। लैक ऑफ न्यू ऑयल डिस्कवरीज इन इंडिया में जितने हैं उतने ही देखने को मिल रहे हैं और वो अब लेस प्रोडक्टिव हो रहे हैं। मतलब आप समझ लीजिए कुएं जो होते हैं, ठीक है, हम कुआं नॉर्मली समझने के लिए कुआं लेते हैं, तो एक कुआं है जिसमें पानी है। तो अब फॉर एग्जांपल एक कुआं है, दो कुएं हैं, तीन कुएं हैं। अब ये तीन कुओं से ही पानी जो है वो निकल रहा था, लेकिन अब इसमें पानी जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है, ये लेस प्रोडक्टिव होता जा रहा है। और दूसरा कोई भी कुआं जो है वो पानी नहीं निकाल पा रहा है या फिर पानी जो है वहाँ पर नहीं पाया जा रहा है। तो ऐसे समय में ओवरऑल जो पानी का प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रहा है कि जो भी यहाँ पर वेल्स है जिससे हम यहाँ पर ऑयल निकालते हैं, तो वो यहाँ पर लेस प्रोडक्टिव हो रहे हैं ओवर द टाइम और नई डिस्कवरीज जो है ऑयल की वो हमें देखने को नहीं मिल रही है और इसीलिए जो ओवरऑल प्रोडक्शन है वो हमें यहाँ पर कम देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए स्टेडीली यहाँ पर डिक्लाइन जो है इंडिया के क्रूड ऑयल प्रोडक्शन में वो देखने को मिल रही है। और अगर इंडिया का क्रूड ऑयल प्रोडक्शन डिक्रीज होगा तो फिर क्या होगा, यहाँ पर जो इंडिया है उसकी डिपेंडेंसी जो है इंपोर्ट पर वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब आउटपुट जो है ऑफ दिस एजिंग वेल्स डिक्लाइन हो रहा है फास्टर देन द न्यू वेल, वो यहाँ पर एक्सपर्ट के द्वारा बताया जा रहा है। डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन कंपनीज जो है वो अटेम्प्ट कर रही है कि यहाँ पर करंट ऑपरेशनल जो वेल्स है उनका यहाँ पर लाइफ को एक्सटेंड किया जा सके कि भैया और ज़्यादा, क्योंकि नए तो मिल नहीं रहे हैं, तो पुराने जो है उसे ही हम यहाँ पर अगर करें, अटेम्प्ट करें कि एक्सप्लोर करने का, तो यहाँ पर ज़्यादा बेटर हो सकता है।
अब क्रूड ऑयल प्रोडक्शन जो है इंडिया में डोमिनेटेड है 2 मेजर स्टेट ओन्ड एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन कंपनीज के साथ, मतलब ONGC और ऑयल इंडिया। अब देखिए, आपको कभी मन में सवाल नहीं आता है क्या कि जो हमारा आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 ये बोलता है कि हर किसी को किसी भी तरीके का बिजनेस करने का अधिकार है। जो भी ट्रेड आपको करना चाहे आप कर सकते हो, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, मूलभूत अधिकार है ना? तो आपके मन में कभी सवाल नहीं आया हमारी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हुए या आर्टिकल 19 को पढ़ते हुए कि अगर हमारे पास ये फ्रीडम है, अगर हमारा ये फंडामेंटल राइट है कि हम कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, कोई भी ट्रेड कर सकते हैं, कहीं भी सेटल हो सकते हैं, तो फिर सरकार कुछ ऐसे सेक्टर्स क्यों रख रही है जहां पर उनकी मोनोपोली है? मतलब फॉर से अब तो खैर बहुत सारे सेक्टर्स खोले गए हैं, लेकिन समझ लीजिए जो रेलवेज है ना, तो सरकार क्यों यहाँ पर दूसरों को उसमें ट्रेडिंग नहीं करने देती है? ऐसे जो सेक्टर्स होते हैं, तो क्या उसमें हमारा फंडामेंटल राइट वॉयलेट नहीं होता है? और अगर फिर फंडामेंटल राइट वॉयलेट होता है तो हम स्टेट के अगेंस्ट में आर्टिकल 19 वॉयलेट हो रहा है, तो क्यों कोर्ट में नहीं जा सकते हैं कि हमें ये बिजनेस करने से रोका जा रहा है, वो बिजनेस उसमें तो सरकार ने ही अपनी मोनोपोली जमा रखी है? तो क्या कभी ये आपके मन में ख्याल नहीं आया? और अगर आया है तो इसका जवाब जो है वो इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ में आपको मिल जाएगा, जो MM एकेडमी पर चल रही है। तो इसलिए MM एकेडमी ऐप जो उसे डाउनलोड कीजिए, जिससे कि आपको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जो पॉलिटी है वहाँ पर मैं कवर कर रहा हूँ, और हर एक आर्टिकल को इतने बारीकी से और इतना कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर कर रहा हूँ कि आपके जितने भी डाउट्स है सभी आर्टिकल से रिलेटेड वो क्लियर हो जाएंगे, अपने आप आर्ट के आर्टिकल जो है वो याद हो जाएंगे। और जल्दी ही जो स्पीड का ऑप्शन है वो भी आने वाला है, तो मतलब क्या होगा कि आप वीडियो स्पीड में भी देख पाओगे। और नई एक सीरीज़ भी आ रही है ज्योग्राफी की, लेकिन उससे पहले जो प्राइजेस है वो बढ़ने वाले हैं, तो इसीलिए जल्द से जल्द आप सब्सक्रिप्शन जो है वो ले लीजिए, जिससे कि प्राइस राइज जो है वो आप अवॉइड कर सको। खैर, तो यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं कि वाई आर देयर नॉट मोर प्राइवेट प्लेयर्स। प्राइवेट प्लेयर्स क्यों नहीं है? मोस्टली यहाँ पर जो सरकारी कंपनियां हैं वही यहाँ पर चला रही है। तो यहाँ पर देखिए, कुछ प्राइवेट प्लेयर्स हमें देखने को मिलते हैं ऑयल सेक्टर में, जिसमें ये सब हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन लैक ऑफ इंटरेस्ट इन एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन इन इंडिया फ्रॉम मेजर प्राइवेट प्लेयर्स, ठीक है? तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, उनका लैक ऑफ इंटरेस्ट है। अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स अगर हम देखें तो लॉन्ग डिले जो है ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन में होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, काफ़ी ब्लॉक हो जाता है, डिले हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर फेस करना पड़ता है, जिससे कि उनका इंटरेस्ट ही नहीं रहता है। अब यहाँ पर कुछ की अप्रूवल जो है वो रिक्वायर्ड है टू बिगिन द प्रोडक्शन, जिसमें हमें एनवायरमेंटल क्लियरेंस लगता है, उसी के साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो लगती है, जिसमें डिले होता जाता है, मतलब क्लियरेंस आपको नहीं मिल पाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ता ही है। अब यहाँ पर पॉलिसी चेंज किस तरीके से हेल्प कर सकती है? एग्जिस्टिंग पब्लिक और प्राइवेट प्लेयर जो है उन्होंने यहाँ पर जो ऑयल प्रोडक्शन है उसमें जो लेवीज किए जाते हैं, जैसे कि ऑयल सेस होता है, रॉयल्टीज़ होती है, प्रॉफिट पेट्रोलियम है ना, ये सब होता है, तो ये सब जो है ये कम किए जाए, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। एक्सपर्ट जो है वो बोलते हैं कि यहाँ पर जो रॉयल्टीज़ है टू द गवर्नमेंट एट लो क्रूड ऑयल प्राइजेस, ये यहाँ पर अनवाइबल है उन कंपनीज़ के लिए जो यहाँ पर एक्सप्लोरेशन के लिए या फिर प्रोडक्शन के लिए इन्वेस्ट करना चाहती है, फर्दर इन्वेस्ट करना चाहती है। मतलब जो इन्वेस्ट करना चाहती है उनको फ्री में ही सरकार को यहाँ पर पैसा देना पड़ता है, तो फिर क्यों वहाँ पर वो एक्सप्लोरेशन करेगी? उनका क्या मन जाएगा नहीं? गवर्नमेंट जो है उन्होंने यहाँ पर ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग प्रोग्राम जो है वो इंट्रोड्यूस किया 2019 में, जिससे कि कंपनीज़ को अलाउ किया गया कि वहाँ पर वो ब्लॉक्स जो है, कार्व आउट ब्लॉक्स, जो कि वो इंटरेस्टेड है लोअर रॉयल्टीज़ और नो ऑयल सेज में, जिससे कि क्या होगा, एक्सप्लोरेशन जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है और जिससे अच्छा होगा। अब ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव से और आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर मैं आपको बताऊं, तो जो ऑयल है मोस्टली हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? तो जो ओशन होते हैं, ओशंस, उसमें हमें कुछ लेवल्स देखने को मिलती है, ठीक है? ओशन शेल्फ होता है, उसी के साथ साथ राइज होता है और बॉटम होता है। मतलब यहाँ पर जो शेल्फ है वो हमें काफ़ी दूर तक देखने को मिलता है, ठीक है? आप देखते हो यहाँ तक, फिर उसका सडन यहाँ पर जो ओशन है उसमें डिक्लाइन देखने को मिलता है, और ये इस तरीके से ये राइज होता है, और फिर ये बॉटम होता है ओशन का। तो मोस्टली हमें यहीं पर जो ऑयल है वो देखने को मिलता है शेल्फ के पास। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि मोस्ट ऑफ दी जो मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो ओशन में रहते हैं वो यहीं पर रहते हैं, तो क्या होता है, यहीं पर डिकम्पोज होते हैं, तो उसी की वजह से यहाँ पर जो भी रिसोर्सेस है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये ज्योग्राफी का पार्ट है ना, ये भी हम ज्योग्राफी लेक्चर्स में कवर करेंगे डिटेल में। हाउएवर एग्जिस्टिंग प्लेयर जो है वो यहाँ पर रिलैक्सेशन जो है रॉयल्टीज़ के लिए वो यहाँ पर मांग रहे हैं, और उसी के साथ साथ
जो प्रीवियस पॉलिसीज़ है उसमें भी चेंजेस बोल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिससे कि जो ऑयल एक्सप्लोरेशन है वो यहाँ पर बढ़ाया जा सके, वो यहाँ पर आगे ले जाया जा सके। नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है कि व्हाट एप्पल गूगल कोविड फीचर्स डज एंड व्हाई इट डजंट वर्क इन इंडिया। कोविड फीचर जो है एप्पल गूगल का वो क्या करता है और वो इंडिया में काम क्यों नहीं कर रहा है। अप्रैल में जो राइवल्स है गूगल एंड एप्पल, उन्होंने अनप्रेसिडेंटेड मूव लाया है एक दूसरे के साथ हाथ मिलाने का, जिससे कि गवर्नमेंट को हेल्प किया जा सके, जो कोविड-19 पॉजिटिव लोग हैं उनको ट्रेस किया जा सके। संडे को कोविड-19 एक्सपोजर नोटिफिकेशन फीचर अपीयर हुआ एंड्रॉयड एप्पल फोन्स सभी जगहों पर, लेकिन इंडिया में रहने वाले लोगों के लिए ये जो फीचर है ये ज़्यादा काम नहीं आएगा। यहाँ पर आप देखोगे इंडिया का जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एप्लीकेशन है आरोग्य सेतु, वो लिंक नहीं किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे किस तरीके से काम करता है दूसरी कंट्रीज़ में। तो ये किस तरीके से होता है कि अगर दो लोग जो है वो मिल रहे हैं फॉर मोर देन 5 मिनट्स, मतलब यहाँ पर ये है चंटू और ये है बंटू, और दोनों जो है ये अगर 5 मिनट से ज़्यादा मिल रहे हैं, तो ऐसे सिनारियो में क्या होता है, उनके जो फ़ोन है वो यहाँ पर आइडेंटिफायर जो है वो एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है, ब्लूटूथ के ज़रिए। और उसके बाद क्या होता है कि अगर चंटू या बंटू में से कोई भी अगर पॉजिटिव टेस्ट होता है, तो उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर जो लास्ट 14 डेज़ में वो किससे भी मिला हुआ है, तो क्या होगा, उसका पूरा कॉन्टैक्ट जो है वो क्लाउड पर आ जाएगा, जिसकी वजह से अब चंटू को हुआ है तो ये बंटू से मिला था, तो ये पता चल जाता है। और इस तरीके से यहाँ पर ट्रेसिंग जो है वो की जा सकती है। मतलब अगर इसको याद भी ना हो कि मैं किस किस से मिला था पिछले 14 दिन में, तो भी यहाँ पर उसके क्लाउड पर उसकी जितनी भी नोटिफिकेशन है वो आ जाएगी, है ना। तो ये चीज़ जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलती है और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल आता है, यहाँ पर जो एमएसएमईज़ है उनके लिए जो कोलैटरल फ्री लोन्स दिया जा रहा है उसके बारे में बात की जा रही है। अब देखिए यहाँ पर जो स्लो डाउन आया है और उसी के साथ साथ जो लॉकडाउन लगाया गया था, उसी के साथ साथ जो यहाँ पर डिसरप्शन हो रही है इकोनॉमी में, उसकी वजह से जो एमएसएमईज़ है उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अब एमएसएमईज़ को इतना नुकसान होने की वजह से उनको यहाँ पर फ़ायदा पहुँचाना, बेनिफिट देना है सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है। अब ऐसे सिनारियो में किस तरीके से उनको फ़ायदा दिया जा सकता है, तो उन्हें लोन देकर। अब लोन देना ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो नॉर्मली भी ले सकते हैं। तो सरकार का यहाँ पर क्या योगदान रहा है, सरकार यहाँ पर दे रही है कोलैटरल फ्री लोन। मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ आपको गिरवी जो है वो नहीं रखनी पड़ेगी, और इस तरीके से जो एमएसएमईज़ है उनको यहाँ पर जो लोन है वो मिल सकता है। अब इसमें ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 45 लाख एमएसएमईज़ जो है जो वर्स्ट हिट हुए हैं इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से, उनको यहाँ पर जो बेनिफिट है वो मिल सकता है। मतलब जो लॉकडाउन लगा था, स्लो डाउन हुआ था, उसकी वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे थे एमएसएमईज़ को। जैसे कि जो सैलरीज़ है वो पे नहीं कर पा रहे थे, रेंट नहीं पे कर पा रहे थे, बाकी जो यूटिलिटीज़ है वो नहीं दे पा रहे थे, तो उनका रेवेन्यू जो है वो कम्प्लीटली ड्राई अप हो रहा था। तो ऐसे सिनारियो में यहाँ पर अब कोलैटरल फ्री लोन लेने की वजह से उनको बेनिफिट हो सकता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि जो बैंक है वो काफ़ी अनविलिंग है क्रेडिट रिस्क के लिए। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर गोल्ड लोन जो है उसकी बात करते हैं। गोल्ड लोन किस तरीके से मिलता है, सपोज़ मेरे पास 20 लाख का गोल्ड है, तो मैं ये जो 20 लाख का गोल्ड है ये सोना मैं बैंक में रख दूंगा और बैंक मुझे पैसा देगी। समझ लीजिए वो कुछ कटकुट करके देती है, लेकिन हम समझ लेते हैं 20 लाख से, ठीक है, वैसे 75% वो सब होता है, लेकिन हम समझ लेते हैं 20 लाख। मैंने 20 लाख जो है बैंक में जमा किए और बैंक ने मुझे 20 लाख दिए। अब ये 20 लाख अगर मैं बैंक को वापस रीपे ना कर पाऊँ, तो बैंक के पास मेरा सोना जो है वो रखा हुआ है, जो वो बेचकर वो पैसा जो है वो ले सकती है। मगर अगर मैं सीधा बैंक के पास जाऊँ और मैं बोलूँ कि मुझे कुछ भी गिरवी नहीं रखना है, मुझे आप पैसा दो, यहाँ पर बैंक की कितनी बड़ी रिस्क होती है कि अगर मैं पैसा नहीं दे पाया तो फिर बैंक का तो पूरा पैसा वेस्ट हो जाएगा। और ऑलरेडी जो एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट से काफ़ी ज़्यादा बैंक के बढ़ रहे हैं। तो इतने बढ़ते हुए अब यहाँ पर इतनी रिस्क में जो बैंक्स है वो यहाँ पर अनविलिंग है हेल्प करने के लिए, जो रिस्क है वो बियर नहीं कर पा रही है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है, कोलैटरल फ्री लोन जब सरकार की तरफ से बोला गया है तो यहाँ पर सरकार जो है वो रिस्क लेती है कि अगर ये नहीं दे पाए तो हम तुमको जो पैसा है वो दे देंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर फिर भी जो प्रॉब्लम्स है वो होते ही है। अब सरकार ने ये एक चीज़ काफ़ी अच्छी की कि हाँ भैया अगर ये नहीं दे पाते, मतलब तुमको कोलैटरल उनसे लेने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर गारंटी दे रहे हैं कि अगर मैंने यहाँ पर 20 लाख का लोन लिया है
और अगर मैं पे नहीं कर पाया तो जो गवर्नमेंट है वो बैंक को पैसा देगी, जिससे क्या होगा कि यहाँ पर बैंक जो है उनको तो ये रहेगा कि ठीक है ना यार, इसने गिरवी कुछ नहीं रखा हुआ है, लेकिन अगर इसने कर भी दिया तो जो गवर्नमेंट है उससे पैसा ले लेंगे, है ना। तो ये चीज़ हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। हावेवर कुछ कंसर्न्स यहाँ पर देखने को मिलते ही है कि कुछ कंडीशंस यहाँ पर रखी गई। अब यहाँ पर स्कीम जो है वो फर्स्ट टाइम बोरोवर जो है उसको एक्सक्लूड कर रही है। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट टाइम बोरोवर्स को एक्सक्लूड कर रही है और उन लोगों को भी एक्सक्लूड कर रही है जिनका जो पैसा है वो बैड लोन में तब्दील हो चुका है। मतलब अगर मैंने यहाँ पर कोई नई एमएसएमई ओपन की है और अगर मुझे यहाँ पर पैसा लेना है तो मैं फर्स्ट टाइम बोरोवर हूँ, है ना, मैं इसमें इंक्लूड नहीं होऊंगा। दूसरी चीज़, अगर मैंने पहले बैंक से पैसा लिया हुआ था और मेरा पैसा जो है वो बैड लोन में चला गया है तो ये भी इसमें इंक्लूड नहीं हो रहे हैं। अब आप सोचिए कि मेरी एमएसएमई थी, मैंने लोन लिया था। अब लोन लिया और हुआ क्या, यहाँ पर मैंने कोलेटरल रख के लोन दिया था, ठीक है, मतलब लोन वोन ले लिया और वो पैसा मैं नहीं चुका पाया क्योंकि मेरी कंपनी जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। लेकिन समझ लीजिए कि उसके बाद ऐसा है कि मुझे अगर कुछ पैसा भी मिल जाता है तो मेरी कंपनी जो है वो और अच्छा कर सकती है, आगे बढ़ सकती है। तो यहाँ पर अगर मैं लोन लेने जाऊँ तो मुझे लोन मिलेगा क्या? नहीं, मतलब मेरी कंपनी जो अभी आगे जा सकती है, ऊपर बढ़ सकती है, वो बढ़ ही नहीं पाएगी, है ना। तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिससे कि जो इफ़ेक्टिवनेस है वो यहाँ पर काफ़ी ब्लंट हो जाता है। अब यहाँ पर डाटा जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री से वो बताता है कि सिंस स्कीम लॉन्च की गई तब से लेकर टोटल अमाउंट जो लोन सैंक्शन किए गए हैं और डिसबर्स किए गए हैं 12 पब्लिक सेक्टर बैंक और 16 प्राइवेट सेक्टर बैंक से वो 75,426 करोड़ है, ठीक है, और 32,896 करोड़ है रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर हम पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ये डाटा दिया गया है इसके तहत एवरेज लोन अमाउंट जो सैंक्शन किया गया है, डिसबर्स किया गया है पर अकाउंट, ये 4.42 लाख और 4.62 लाख जो है रिस्पेक्टिवली देखने को मिलता है। हावेवर जिस तरीके से इकोनॉमिक डिस्ट्रेस चल रहा है तो यहाँ पर जो डिसबर्समेंट है वो यहाँ पर डिमांड और सप्लाई साइड इश्यूज जो है उसको सॉल्व कर पाए, काफ़ी मुश्किल देखने को मिलता है। डिमांड एंड सप्लाई साइड इशू, जैसा मैंने आपको हमेशा बोला है कि डिमांड और सप्लाई जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी मार्केट में, ड्राइविंग फोर्स होते हैं इकोनॉमी के लिए। एट प्रेजेंट क्या हो रहा है, डिमांड नहीं बढ़ रही है। डिमांड क्यों नहीं बढ़ रही है? लोगों के पास पैसा नहीं है। पैसा ना रहने की वजह से लोग कुछ खरीद रहे हैं क्या? नहीं, लोग कुछ खरीद ही नहीं रहे हैं। तो ऐसे सिनारियो में प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो पैसा है वो पहुंच ही नहीं रहा है। अब यहाँ पर कुछ खरीद ही नहीं रहे हैं तो बट ऑब्वियस है कि उसकी डिमांड बढ़ेगी क्या? नहीं बढ़ेगी। डिमांड नहीं बढ़ेगी तो जो चीज़ें हैं जो इंडस्ट्री बना रही है वो इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा क्या? नहीं। वो इंडस्ट्री क्या करेगी कि लोगों को निकालना शुरू करेगी, लोगों को निकालेगी और लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा और वो कुछ खरीद नहीं पाएंगे। ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और फर्दर जो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है यहाँ पर, जो कैप इम्पोज करने के बाद भी ये भी काफ़ी हाई है। तो इसलिए क्या होता है और प्रॉब्लम होता है कि आपको लोन तो दिया जा रहा है कोलैटरल फ्री, लेकिन आपको 9%, 10% इंटरेस्ट रेट, 12%, 15%, 20, 100%, तो 100% तो नहीं, लेकिन इस तरीके से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, गवर्नमेंट जो है उन्होंने इन सारे फैक्टर्स पर, जिससे कि मैक्सिमम जो एमएसएमईज़ है उनको फ़ायदा हो, उसके लिए काम करना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर हमें आर्टिकल देखने को मिलता है रीडिंग चाइना राइट। अब देखिए यहाँ पर चाइना और इंडिया के बारे में हमने बहुत सारे आर्टिकल देखे हुए हैं, कंटिन्यूसली आर्टिकल्स देखे हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि एक भी वीडियो आप मिस मत कीजिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम उसमें से देखते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये है लाइन ऑफ कंट्रोल और यहाँ पर अक्साई चीन का एरिया हमें देखने को मिलता है। अब अक्साई चीन के एरिया पर जो चाइना है उसने काफ़ी हद तक कब्जा किया है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। अब चाइना के साथ हम दो इसमें प्रोमिनेंटली यहाँ पर भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, है ना, ये वेस्टर्न पार्ट बोलते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट में है, ये सेंट्रल पार्ट बोलते हैं और ये ईस्टर्न पार्ट बोलते हैं जो कि कॉन्फ्लिक्ट में है। अब अक्साई चीन जो है ये यहाँ पर चाइना हथियाना चाह रहा है। अब ये अगर वो हथिया लेता है तो अरुणाचल प्रदेश पर शिफ्ट हो जाएगा, उस पर भी कब्जा जो है वो जमाने की कोशिश करेगा। अब ऐसे सिनारियो में यहाँ पर अगर अक्साई चीन का एरिया जो है उस पर हथियाने की कोशिश करता है तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जो है उसका स्टेटस भी यहाँ पर अल्टर हो सकता है। अब चाइना जो यहाँ पर इतना घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है?
अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो पैटर्न एक नोटिस करना पड़ेगा। चाइना जो है वो यही करता है कि जितनी भी कंट्रीज है आप यहाँ पर देख सकते हो, सभी जो कंट्रीज़ है सबके साथ उसके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। आप देखिए चाइना जो है वो जो रेड इसमें मार्क किए गए हैं कंट्रीज़, सभी के साथ उसके प्रॉब्लम्स जो है वो चल रहे हैं किसी ना किसी रूप में। साउथ चाइना सी के रूप में बोलिए, टेरिटोरियल डिस्प्यूट के बारे में बोलिए, कोई भी बोलिए। और यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से उसने ताजिकिस्तान जो है वो सरेंडर करने को बोल दिया था, कज़ाकिस्तान जो है उससे, किर्गिस्तान जो है उससे इतनी ज़मीन जो है वो ले ली। तो इस तरीके से बहुत सारी जो चाइना है वो इस तरीके से ज़मीन हथियाने की कोशिश करता ही है हर एक कंट्री के साथ। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो चीज़ वो कर रहा है, मतलब यहाँ पर क्या कर रहा है चाइना, चाइना यहाँ पर जो अक्साई चीन का एरिया है उसे जो यहाँ पर हथियाने की कोशिश कर रहा है, या फिर उसके साथ वो जो कुछ भी कर रहा है, तो इससे बेसिकली अगर देखा जाए तो चाइना जो है वो तीन एसेंशियल पॉइंट्स कन्वे करने की कोशिश कर रहा है। कौन सी तीन एसेंशियल पॉइंट्स है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। पहला तो है कि जो बाउंड्री डिस्प्यूट है उसको तुम सेटल कर दो हमारे टर्म्स पर, मतलब हमारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस होगी उस पर इंडिया तुम जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स है वो सॉल्व करो। दूसरा यहाँ पर तिब्बत का जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है इंटरनली, और चाहता है कि इंडिया जो उसका कोई भी इंटरफियरेंस ना रहे। अब इंडिया जो है दलाई लामा के थ्रू इंटरफियरेंस जो है वो इंडिया का रहता ही है। अब ऐसे सिनारियो में वो चाहता है कि तिब्बत के अगर हम बात करें तो तिब्बत की इस पे किसी भी तरीके से जो इंडिया है उसका यहाँ पर किसी भी तरीके से हस्तक्षेप जो है वो ना रहे। तीसरा पॉइंट यहाँ पर है कि यूएस लेड क्वाड स्ट्रेटेजिक फोरम जो है वो यहाँ पर इंकरेज नहीं की जानी चाहिए। मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पर बताने की कोशिश क्या कर रहा है चाइना कि जिसमें भी हमारे खिलाफ तुम जा रहे हो वो तुम मत जाओ, अगर वो जाओगे तो तुमको भारी पड़ेगा। ये 3 पॉइंट्स यहाँ पर चाइना जो है वो कन्वे करने की कोशिश कर रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर चाइना जो है वो किस तरीके से करता है, तो चाइना मोस्टली 2 तरीके से जो टेरिटरीज है वो हथियाने की कोशिश करता है। एक तो होता है कि जो कंट्री है उसको कर्ज़ों में डुबा दो, डेप्थ ट्रैप, और दूसरा होता है कि भैया तुम घुसपैठ करने की कोशिश करो, है ना। मतलब यहाँ पर साम दाम दंड भेद सब यहाँ पर लगा रहा है, उसी के साथ साथ आम भी लगा रहा है, सब लगा रहा है। तो चाइना जो है यहाँ पर काफ़ी ट्रिकी मूव ले रहा है ना। मतलब अक्साई चीन में घुसो, फिर उसके बाद पूरा अक्साई चीन जो है उसे ही कब्जा कर लो, फिर धीरे धीरे और अपनी टेरिटरी बढ़ाओ। यही चीज़ हमें देखने को मिल रही है। अब ऐसे सिनारियो में यहाँ पर चाइना जो है उसे मुंह तोड़ जवाब देना ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा, बाकी कंट्रीज जो है वो ये समझ लेगी कि नहीं, हम चाइना को नहीं हरा सकते हैं। आपने वो एक स्टोरी सुनी ही होगी कि क्रिकेट के इसमें एक बच्चा, 16 साल का बच्चा पाकिस्तान के अगेंस्ट में मैच, और वो खेलने के लिए आता है। जब वो खेलने के लिए आता है तो 16 साल के बच्चे को देखकर जितने भी स्टेडियम में लोग थे, जितने भी टीवी पर देख रहे थे, सभी लोग ये सोच रहे थे कि इतने छोटे बच्चे को क्यों यहाँ पर लाया गया, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान के जो बॉलर है काफ़ी खतरनाक थे, काफ़ी फास्ट बॉलिंग करते थे। तो ऐसे सिनारियो में ये बच्चा कैसे बॉल खेल पाएगा, ये सभी के मन में जो शंका है ये डेवलप होना शुरू हो गई थी। ये जो डाउट है ये क्रिएट होना शुरू हो गया था, और ये बोला जा रहा था कि इतने से बच्चे को कैसे क्या खिलवा रहे हैं, इतने से बच्चे को कैसे खेलने दे रहे हैं। और ये जो डर है, इनका डर ये बिलीफ में तब्दील होने ही वाला था। किस तरीके से, क्योंकि जब उसने पहला ही बॉल फेस किया तो सीधा उसके नाक पर बॉल लग गया, नाक से खून निकलना शुरू हो गया, वो ज़मीन पर बैठ गया। और फिर डॉक्टर जो है वो आए, डॉक्टर्स लोगों ने चेक करना शुरू किया। सामने सिद्धू खड़ा था, सिद्धू ने बोला कि तुम एक काम करो, तुम ड्रेसिंग रूम में चले जाओ रिटायर हर्ट होकर, जब इनका जो बॉलिंग है वो यहाँ पर कम हो जाएगी, स्पिनर्स आ जाएंगे तब वापस आ जाना। जितने भी टीवी पर देखने वाले लोग थे उनका ये बिलीफ होता जा रहा था कि नहीं, छोटा बच्चा जो है वो नहीं खेल सकता है, छोटे बच्चा इतना फास्ट बॉल जो फेस है वो नहीं कर सकता है। स्टेडियम में बैठने वाले जो लोग थे उनका ये जो डाउट था ये बिलीफ में ऑलमोस्ट तब्दील हो गया था कि नहीं, छोटा बच्चा जो है वो नहीं खेल सकता है, उसे छोटे बच्चे का नहीं करना चाहिए। और जितने भी पेरेंट्स उस मैच को देख रहे थे उनका भी बिलीव जो है वो डाउट बिलीफ में चेंज होता जा रहा था कि नहीं, हमारे भी बच्चे को हम यंग एज में क्रिकेट फील्ड में नहीं डाल सकते हैं। लेकिन ये सारे बिलीफ जो कन्वर्ट हो रहे थे, इसे उस बच्चे ने धराशाही कर दिया सिर्फ 2 वर्ड्स के साथ। उसने सिर्फ 2 शब्द बोले और इनके जितने भी बिलीफ क्रिएट हो रहे थे ये सारे बिलीफ टूट गए, बिखर गए। उसने कौन से 2 शब्द बोले? वो खड़ा होकर बोला, मैं खेलेगा। और ये और कोई नहीं है, ये है सचिन तेंदुलकर, जिन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट जो है वो कहा जाता है। तो भगवान ये इस तरीके से नहीं बनते हैं कि नहीं, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। ये बनते हैं कुछ दिखाने से, कुछ प्रूव करने से। और यहाँ पर उस छोटे बच्चे ने प्रूव किया कि
यहाँ पर भले ही कितना भी डेंजर सामने हो, लेकिन मैं फेस करने के लिए तैयार हूँ, तो तुम होते कौन हो मुझसे जज करने वाले? तुम होते कौन हो मुझे जो मैदान है वो छोड़कर भाग जाने के लिए कहने वाले? मैं यहाँ पर फेस कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर फेस कर सकता हूँ, ये मेरे में कॉन्फिडेंस है। ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, ये चीज़ सबसे ज़रूरी होती है, खुद पर कॉन्फिडेंस रहना, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहना। दूसरे ही बॉल पर उसने क्या किया? दूसरे ही बॉल पर उसने चौका मार दिया और जितने भी यहाँ पर बिलीफ जनरेट हो रहे थे सब चकनाचूर हो गए। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो इसी तरीके का सिनारियो देखने को मिल रहा है। अगर इंडिया ने पलट कर जवाब नहीं दिया तो बाकी जितनी भी कंट्रीज़ हैं जिनके साथ चाइना का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो सब ये मान लेगी कि हाँ, चाइना को हरा नहीं सकते, चाइना जैसा बोल रहा है हम वैसा करेंगे। लेकिन आज अगर इंडिया ने मुंह तोड़ जवाब दिया, आज अगर इंडिया खड़ा होकर बोला कि भाई ये कोई क्रिकेट मैच नहीं है, ये देश की बात है, और जहाँ देश की बात आती है वहाँ इंडियंस और इंडियन सोल्जर्स, इनसे बड़ा और कोई नहीं है। तो फिर दूसरी जो कंट्रीज़ है वो भी यहाँ पर इंडिया के साथ आएगी और साथ में मिलकर चाइना जो उसे फाइट कर रही है, क्योंकि चाइना के साथ सभी कंट्रीज जो है वो यहाँ पर ये कर रही है ना, सभी कंट्रीज़ के साथ उसका मनमुटाव हुआ है। तो इसलिए ये इंडिया के लिए भी अच्छा चांस है कि जो बाकी कंट्रीज़ है उनको साथ में यहाँ पर लाया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा जो वीडियो है ख़त्म होता है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।